हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ से ज्योमेट्री का यानी कि रेखा गणित का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है टॉपिक वाइज वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ज्योमेट्री का जितने भी फार्मूला होता है सारे फार्मूलाज को हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चन फार्मूला के बेसिक से ही बनता है, तो फार्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैथ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री हमारा एक तरह से बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर फार्मूला इसमें नहीं समझ में आया तो एक भी क्वेश्चन जो है मैथ से नहीं बनेगा ज्योमेट्री का। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं फार्मूला। ये हमारा बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इसमें ज्योमेट्री के सारे फार्मूले को टॉपिक वाइज दिया गया है, तो हम लोग उसे देखते हैं और आप लोग नोट्स करते जाइएगा ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। ओके, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सभी को मालूम हो फार्मूला और सभी का क्वेश्चन बने। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित। ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित, इसमें हम लोगों को देखना है रेखा और कोण के बारे में, बहुभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और वृत्त के बारे में। यानी कि ये पांचों जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं पे ही ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होता है इन्हीं पे बनता है। तो सबसे पहली बात, इन पांचों के बारे में हमें जानना होगा कि आखिर रेखा और कोण क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है और वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा और कोण। सबसे पहले रेखा और कोण के बारे में जानते हैं, लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहला है हमारा संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि अल्फा हमारा फर्स्ट कोण है और बीटा हमारा सेकेंड कोण है। तो इन दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा, तभी ये हमारा संपूरक कोण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा पूरक या फिर कोटि पूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा 90 डिग्री है दोनों को जोड़कर, तो वो कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब दो रेखा आपस में समांतर हो तथा उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो हमारा क्या होता है वो देखते हैं। देखिए फिगर से आप लोग समझिए। ये देखिए, ये हमारा दो रेखा है समांतर आपस में, ये दोनों जो हैं बराबर है और इसे एक तिरछा एक रेखा इस तरह से तिर्यक रेखा काटती हुई जा रही है। तब जो हमारा कोण होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। कैसे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो है L समांतर है M का, L जो है समांतर है M का, और T जो है हमारा, ये जो हमारा T जो जा रहा है ये हमारा हो गया तिर्यक छेदी रेखा, ये हमारा हो गया तिर्यक रेखा। और अल्फा प्लस बीटा जो हो गया हमारा 180 हो गया। अगर हम किधर से भी जोड़ेंगे, अगर मान दिया रहे क्वेश्चन में, अगर हम इसे किधर से भी अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है कि यदि इस स्थिति में केवल दो कोण ही बनता है, अल्फा यानी कि छोटा कोण और बीटा जो कि बड़ा कोण, और छोटा कोण हमेशा छोटा कोण के बराबर होगा तथा बड़ा कोण हमेशा बड़ा कोण के बराबर होगा। यानी कि छोटा प्लस बड़ा कोण बराबर 180 डिग्री इसमें हमेशा होगा। अब हम लोग आते हैं समबाहुभुज।
जिसे हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। समबहुभुज किसे कहते हैं? ओके, तो 3 या 3 से अधिक भुजा से बने बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। 3 या फिर 3 से अधिक भुजा से बने बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं आगे समबहुभुज का। समबहुभुज का फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही आते हैं और फॉर्मूला बेसिक से ही बनता है सारे क्वेश्चन, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या फिर कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे फॉर्मूला बेसिस पे ही बनते हैं। तो अच्छा होगा कि फॉर्मूला को आप लोग याद रखें और समझते जाएं। तो देखते हैं हम लोग समबहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो समबहुभुज का अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180 डिग्री। समबहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा? n-2 × 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। अगर समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने दे तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री बाय n, n-2 × 180 डिग्री बाय n। नेक्स्ट है हमारा बहुभुज का बाह्य कोणों का योग। तो बहुभुज का बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट है समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। तो समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 डिग्री बटा n। नेक्स्ट है हमारा बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अगर बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने को कहे तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n-3/2, n × n-3/2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज से। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो त्रिभुज किसे कहते हैं पहले वो हम लोग समझते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज बनाने तो सभी को आता होगा। ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, और अगर C से लंबवत एक रेखा खींच दिया जाए तो ये हमारा D हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा अंतःकोण हो जाएगा। और बाहर से अगर कोई भी मान दिया रहे तो वह हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, अगर C से हम लोग कोई और लंबा रेखा खींच दे जिसे हम लोग D मान लेते हैं, तो अगर इसके ऊपर कोई मान दिया रहेगा तो वो हमारा बाह्य कोण हो जाएगा, और ये जो है अंदर की ओर हमारा अंतःकोण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिभुज के क्षेत्र में क्या होता है कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C मिलाकर तीनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो हमारा 180 डिग्री होगा। ओके, आप लोग को याद रहना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। पहला है हमारा, जैसे है त्रिभुज कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण C, यानी कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो है अंतःकोण के योग के बराबर होगा। देखिए इसमें जो है हमारा कोण AC और D, ये जो हो गया हमारा कोण A और कोण V के बराबर हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और उनका अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। किसी त्रिभुज का दो भुजा जो है वो हमेशा त्रिभुज में हमेशा होता है दो भुजा का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है और उसका अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये हमारा इस तरह से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। त्रिभुज में हमेशा ये रूल होता है कि अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो भुजा के सामने का कोण आपस में भी वो भी बराबर ही होगा। ओके,
नेक्स्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसमें हमारा ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, तो हमारा कोण ये बी पर जो कोण बन रहा है और सी पर जो कोण बन रहा है ये भी हमारा बराबर ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का सर्वागसम और समरूप कोण किसे कहते हैं। सर्वागसम और समरूप कोण किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वागसम किसे कहते हैं, तो किसी दो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे की सर्वागसम कहलाती है। कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वागसम होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है हमारा ए बी और यहाँ पर डी ई ये हमारा बराबर है, और हो गया यहाँ पर बी सी और ई एफ ये भी हमारा बराबर है। अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा अगर कंडीशन रहे क्वेश्चन में तो हमेशा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है हमारा सर्वागसम होगा, यानी कि ए सी बराबर डी एफ होगा, ये हमारा रूल है। ओके, अगर ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में देखने को मिले तो हमेशा क्या होगा, ये तीसरी भुजा भी हमारा बराबर होगा। जिस तरह से ए सी है उसी तरह से डी ई भी हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वागसम की कुछ शर्तें हैं, जैसे देखिए कोण कोण भुजा जिसे हम लोग ए एस कहते हैं, दूसरा है भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी कि दो त्रिभुज जब आपस में सर्वागसम हो तो ये कंडीशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो है कोण ए बी और सी हमारा सर्वागसम होगा कोण डी ई एफ का। ओके, और H1 और H2 हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा, और R1 जो है और R2 जो है ये हमारा अंतः त्रिज्या हो जाएगा, और R1 बड़ी R1 और R2 हमारा बड़ी त्रिज्या हो जाएगा। इसमें हर कंडीशन में जो है ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वागसम और इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारा समरूपता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरूपता, जिसे हम लोग सिमिलरिटी कहते हैं। इसमें है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। अगर किसी दो त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज जो है समरूप होगा, ये हमारा समरूप का चिन्ह है। कैसे, देखिए समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज डी ई एफ है। बराबर कोण के सामने के भुजा का अनुपात जो है हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे देखिए ए सी तो हमारा हो जाएगा, सॉरी ए सी हो जाएगा, और कहाँ गया, सॉरी ए सी हो जाएगा बी सी बराबर, सॉरी ए सी बाय ई एफ हो जाएगा इस तरह से, और बी सी हमारा हो जाएगा डी ई इस तरह से, और ए बी जो हो जाएगा डी एफ बाय इस तरह से, यानी कि P1 बाय P2 हो जाएगा। और M1 को अगर हम लोग लेंगे तो हमें M2 को लेना पड़ेगा, और अगर H1 को लेंगे तो हमें H2 को लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें समरूपता में हमेशा एक कंडीशन जो है आगे चलता है। ओके, जैसे मान लीजिए हम लोग ए सी को लेके चल रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन होगा दूसरे त्रिभुज में समरूपता का हुआ जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी कि अगर हम इस तरह से लिए तो नेक्स्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा, और अगर हम लोग बी सी लिए तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, और अगर ए भी लिए तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये सिमिलरिटी है हमारे त्रिभुज में।
समरूपता में यही होता है कंडीशन। नेक्स्ट, त्रिभुज के समरूपता के कुछ शर्तें हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि इसमें कोण बराबर होता है, कोण भी हो सकता है, और प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है। ये जो है हमारा परिमेय इसमें दिया हुआ है, जो कि थेल्स परिमेय है, और थेल्स परिमेय के अनुसार क्वेश्चन को बनाया जाता है। ज़्यादातर ये 10th वाले बुक में होते हैं। 10th का ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है कि थेल्स परिमेय क्या है, और उसे सिद्ध भी करना पड़ता है, यानी कि प्रूव भी करना पड़ता है। तो देखिए, थेल्स का परिमेय में है कि DE बराबर होगा, DE समांतर होगा BC का, और त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के। हमेशा जो है देखिए यहाँ पर AD जो है AB हो जाएगा थेल्स के परिमेय के अनुसार। थेल्स के परिमेय के अनुसार AD बाय AB हो जाएगा, फिर उसके बाद AE बाय AC हो जाएगा, फिर उसके बाद DE बटा बाय BC हो जाएगा। ये हमारा थेल्स परिमेय के अनुसार ये त्रिभुज को बनाया गया है। मध्य बिंदु परिमेय क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये देखिए, इसमें जो है ये हमारा त्रिभुज है, और ये हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज के मध्य में एक बिंदु, बीच में एक रेखा खींचा गया है, और यह जो रेखा बनेगा वह हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी कि अगर ये हमारा 1 हो गया तो ये भी हमारा 1 होगा, और ये भी 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, इसका मान जितना होगा उसका ही मान इतना ही होगा। ओके, ये हो गया हमारा कोण का नियम। अब है हमारा कोण क्या होता है। कोण यानी कि कोण क्या होता है। इसमें है कि त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। कैसे, देखिए, AD बाय AB हो जाएगा, AE बाय AC हो जाएगा, और DE बाय BC हो जाएगा, और इन तीनों को मिलाकर 1/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। और अगर कोण के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यू कोण, अधिक कोण और समकोण। और हम लोगों को इन 6 कोण के बारे में पढ़ना है, भुजा के आधार पे भी और कोण के आधार पे भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। इसमें सबसे पहले हमारा A हो जाएगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद C होगा। अगर न्यू कोण त्रिभुज देखा जाए तो A² के बाद हो जाएगा B² प्लस C², यानी कि A² से बड़ा हो जाएगा B² प्लस C², यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद। या फिर कोण जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा न्यू कोण में, और अधिक कोण में क्या होगा, थीटा से कम होगा 90 डिग्री न्यू कोण में, और अधिक कोण में क्या होगा, थीटा से ज़्यादा होगा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा A² बराबर B² प्लस C², यानी कि थीटा बराबर जो है 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में। और त्रिभुज का जो केंद्रक होगा उसे हम लोग अंतः केंद्र भी कहेंगे, परिकेंद्र भी होता है केंद्र में, और केंद्रक भी होता है, और लंब केंद्रक भी होता है। इन चारों को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि अंतः केंद्र त्रिभुज में कहाँ होता है, परिकेंद्र कहाँ पर होता है, और केंद्रक कहाँ पर होता है, और लंब केंद्रक कहाँ पर होता है।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतः केंद्र, जिसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बिसेक्टर यानी कि अंतः कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें हमारा ए है, बी है, सी है, ये हमारा त्रिभुज है। और ये जो ए से डी तक जो मतलब रेखा खींचा गया है, ये जो हमारा सेंटर होगा बीच का, वो हमारा अंतः कोण समद्विभाजक होगा। अगर क्वेश्चन में निकालने को बोले तो अगर अंतः केंद्र का मान दिया रहे तो हमेशा ए बी बाय ए सी होगा और बी डी बाय डी सी होगा। ओके, ये हमारा हो गया अंतः कोण समद्विभाजक। नेक्स्ट है हमारा बाह्य कोण समद्विभाजक। तो इसमें जो होगा हमारा इस तरह से त्रिभुज है और यहाँ पर अगर ए से कोई और रेखा खींच दिया जाए ई तक, तो हमारा ये थीटा कोण हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है, ये बाह्य थीटा कोण और ये हो जाएगा अंदर का थीटा कोण। और बाह्य कोण जो है यहाँ पर समद्विभाजक होगा, ओके, बाहर में। और जो अंदर में अगर कोई मान रहे तो वो हमारा अंतः कोण, अगर बाहर में रहे तो बाह्य कोण। इसमें होगा हमारा ए बी बाय ए सी, जितना ए बी होगा वही ए सी होगा और फिर हमारा बी डी जितना होगा सी डी होगा। ये हमारा बाह्य कोण का फॉर्मूला है। अगर अंतः कोण निकालने बोले तो ये फॉर्मूला होगा ए बी बाय ए सी बाय बी बराबर बी डी बाय सी डी। और अगर बाह्य कोण निकालने बोले तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय सी डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र का निर्माण अंतः कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। देखिए, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि बीच में जो मतलब सेंटर रहेगा, मतलब केंद्रक जो अंदर में रहेगा, उसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज है हमारा, आप लोग देख रहे हैं, ये त्रिभुज है और ये जो है हमारा इस तरह से समद्विभाजक कर रहा है और बीच में जिसे काट रहा है वो हमारा जो सेंटर हो जाएगा अंतः केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या जो है इन रेडियस जिसे बोलते हैं, चूँकि अंतः केंद्र भुजा से समदूरस्थ होता है, अतः अंतः केंद्र भुजा पर डाला गया लंब ही अंतः त्रिज्या कहलाता है। अगर अंतः केंद्र से भुजा पर कोई अगर लंब डाल दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा? अंतः त्रिज्या कहलाएगा। आर बराबर कोण बाय एस हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज बाय एस हो जाएगा, जहाँ पर त्रिभुज बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होगा और एस बराबर जो है हमारा अर्ध परिमाप होगा। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाय 2 यानी कि P प्लस बी माइनस एच बाय 2। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो भुजा बाय 2 बाय √3। समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या बराबर भुजा बाय 2 √3। नेक्स्ट है हमारा एंगल। कोण के बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा कोण है, ये हमारा अंतः केंद्र हो गया और ये हमारा बाह्य केंद्र हो गया। ये हमारा BC एक रेखा है जो कि त्रिभुज के अंदर खींचा गया है। तो इसमें जो है कोण BI1 और C, ये जो हमारा त्रिभुज है वो हमारा 90 डिग्री प्लस कोण A/2 हो जाएगा, ठीक है। और कोण BI2C बराबर 90 डिग्री माइनस कोण A/2 हो जाएगा। और कोण BI1C प्लस कोण BI2C बराबर 180 डिग्री कहलाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहे, अगर निकालना रहे तो। अभी तक किसी एग्ज़ाम में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट ये जैसे सीसेट का एग्ज़ाम वगैरह होता है हार्ड एग्ज़ाम, उसमें ये पूछी जाती है, ऐसे नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो इसमें जो हो जाएगा
BD हमारा अंतःकोण समद्विभाजक हो जाएगा, यहाँ पर अंतःकोण समद्विभाजक हो जाएगा। और CD जो है हमारा यह बाह्य कोण समद्विभाजक हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोण BDC बराबर कोण A/2। अब हम लोग देखते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र यानी कि परिकेंद्र में हम लोग देखेंगे भुजा लंब समद्विभाजक यानी कि साइड परपेंडिकुलर बिसेक्टर। तो इसमें जो है भुजा पर डाला गया वैसा लंब जो भुजा के दो बराबर भागों में बांटता हो वो हमारा भुजा लंब समद्विभाजक होगा। भुजा पर डाला गया लंब, देखिए ये हमारा त्रिभुज है, आप लोग देख रहे हैं, इस पे जो है हमारा लंब डाला गया है। तो और ये जो जब लंब डाला है तो यह जो है दोनों भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा रहे तो हम लोग का ये हो जाएगा भुजा लंब समद्विभाजक। ओके, नेक्स्ट है हमारा परिकेंद्र। तो परिकेंद्र में जो क्या होता है कि भुजा लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज पे जो है ये हमारा इस तरह से समद्विभाजक हो रहा है और यहाँ पर जो बिंदु काट रही है ये हमारा हो जाएगा परिकेंद्र। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। ये जो है हमेशा समद्विभाजक के कटान बिंदु पर ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा परितिर्ज्या। नेक्स्ट है हमारा परितिर्ज्या जिसे हम लोग सर्कुलर रेडियस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परिकेंद्र कोण से समान दूरी पर होता है और इसे परितिर्ज्या कहते हैं। ये देखिए हमारा त्रिभुज है और इसमें जो है परिकेंद्र कोण जो है समान दूरी पर होता है। ये हो गया हमारा परिकेंद्र, ये समान दूरी पर है, इसे हम लोग परितिर्ज्या कहते हैं। इसमें कंडीशन हमेशा होगा बड़ी आर जो होगा हमेशा छोटी ABC/4 त्रिभुज होगा। यहाँ पर त्रिभुज जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज की परितिर्ज्या का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कर्ण/2। समकोण त्रिभुज की परितिर्ज्या बराबर कर्ण/2। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज की परितिर्ज्या क्या होगा, तो हो जाएगा भुजा/√3। नेक्स्ट है हमारा एंगल। तो इसमें जो है हमारा O ये हमारा त्रिभुज है और इस तरह से BOC एक त्रिभुज है। तो ये हमारा O जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। इसमें हम हमेशा कंडीशन निकालने को अगर आएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्रिभुज BOC बराबर 2 कोण A। ओके, नेक्स्ट है हमारा केंद्रक। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक जिसे हम लोग सेंटोरियड कहते हैं। केंद्रक में आ जाता है मध्यिका जिसे हम लोग मेडियन बोलते हैं। तो मेडियन का मतलब क्या होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मध्यिका बोलते हैं। ये देखिए ये हमारा त्रिभुज है और इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कि यहाँ से जो रेखा निकल के आ रही है ये भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो गई। तो ये जो हो गया इस कंडीशन में हमारा ये मध्यिका हो गया। AD जो रेखा हो गया ये रेखा हमारा मध्यिका कहलाएगा और BD हमेशा समांतर होगा DC का। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारा मध्यिका। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक। तो केंद्रक किसे कहते हैं, तो मध्यिका के कटान बिंदु को ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर है, इस तरह से काट रहा है और इस तरह से काट रहा है। तो इसका जो बीच का जो कटान बिंदु हो गया G ये हमारा केंद्रक कहलाया। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र। तो क्षेत्र किसे कहते हैं, तो केंद्रक मध्यिका को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। चाहे कोई भी एंगल हो क्षेत्र में तो वो हमेशा क्या करेगा, 2:1 में ही विभाजित करता है। ओके, कुछ कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 4th वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए
इसमें क्या होता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जब माध्यिका पता हो, अगर क्वेश्चन में माध्यिका दिया रहे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा 4/3 गुना माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका हमेशा जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में काटते हैं। ये देखिए AD हमारा माध्यिका हो गया, और ये क्या कर रहा है, B और D और C को 2 बराबर भागों में काट रहा है। यानी कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADC। ओके, ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लंब केंद्र। तो लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। देखिए इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज के इस शीर्ष, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये देखिए लंब डाला गया है, और लंब डालने के बाद 2 रेखा कटान बिंदु का काम कर रही है। लंब पर अगर 2 रेखा कटान बिंदु का काम करे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। इसमें जो है अगर त्रिभुज को अगर हम लोग लेके चले तो किधर से भी अगर जोड़ेंगे तो त्रिभुज का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री ही आना होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है, नोट्स है, वो देख लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र व अंतः केंद्र के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा √r² माइनस 2r, यानी कि बड़ी R² माइनस 2 बड़ी R इंटू छोटी r, जहाँ पर बड़ी R क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, यानी बाहर की त्रिज्या, और अंतः त्रिज्या छोटी r हो जाएगी, यानी कि अंदर की त्रिज्या। नेक्स्ट है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा त्रिभुज है, इसमें जो है AB और C, ये एक त्रिभुज हो गया। तो इसमें जो कोण बनेगा वो B पर जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और हमेशा AD और CF ये जो हो जाएगा माध्यिका कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर रहे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 × AD² प्लस CF² बराबर 5AC²। ओके, ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछा जाए तो फिर भी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, अगर हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है आप लोगों को। तो ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज में समरूपता क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चतुर्भुज देखेंगे, समलंब चतुर्भुज देखेंगे। अभी हम लोगों ने बहुत कम देखा है इस चैप्टर से। ओके, ज्योमेट्री जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा सेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, और कमेंट में कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।